नमस्कार साथियों, तो आपका स्वागत है हमारे कॉन्सेप्ट क्रैकर चैनल पर। और आज हम पार्ट 5 सेल का लेकर के आ चुके हैं आपके सामने। कल हम लोगों ने पार्ट 4 कंप्लीट किया था और उससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रोज की तरह और आगे के पार्ट को चालू करेंगे। तो पार्ट 4 में हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, कुछ चीजें पढ़ी थी हमने, उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स किनसे मिलकर बने होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? सेकंड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये। एंड थर्ड क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस किन सेल्स में होता है? मींस एनिमल सेल में होता है कि प्लांट सेल में होता है या दोनों ही सेल्स में होता है? इसका आपको जवाब देना है। इन क्वेश्चन के साथ हम आज के पार्ट को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट 5 में आज की डेट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, तो ओवरव्यू आपको दे ही चुके हैं और साथ ही साथ हमने पार्ट 4 तक अपनी चीजों को कंप्लीट करते हुए आए हैं, तो आपको पता होगा हमने क्या पढ़ा था। फिलहाल में हम बिल्कुल अंतिम चीज पर आ चुके हैं। अभी सेल खत्म होने पर आ गया है और हमें बस सेल के ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं और सेल का डिवीजन पढ़ना है। तो इस लास्ट पार्ट में हम आज सेल का डिवीजन कंप्लीट करेंगे और सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स रह गए हैं वो कंप्लीट करेंगे। आपको लग रहा होगा टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, तो बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, पिछली कुछ वीडियो से थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो सकती है, संभावना है। आगे देखते हैं, फिलहाल में जुड़े रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज, सेल के ऑर्गेनेल्स यानी सेल ऑर्गेनेल्स, हम यही पढ़ रहे थे। सेल के ऑर्गेनेल्स ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो सेल के ऑर्गेनेल में हमने पहला ऑर्गेनेल जो पढ़ा था वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था भाई, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि सेल के ऑर्गेनेल से पहले हमने सेल के कुछ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स देखे थे। अंतर क्या है दोनों में? देखो, सेल कुछ बेसिक चीजों से मिलकर के बन रही है जो हमें बाहर से, मतलब उन पार्ट्स को हम देख सकते हैं। जैसे सेल की मेम्ब्रेन हो गई, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये कुछ बेसिक और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, तो हम इनको ऑर्गेनेल नहीं बोलेंगे, उनके अंग नहीं बोल रहे हैं। ऑर्गेनेल यानी जो सेल के अंदर कुछ ऑर्गन प्रेजेंट है जिनका अपना एक अलग काम है। जैसे मैंने बताया, अपनी बॉडी है, बॉडी के अंदर आंख का अलग काम है, ब्रेन का अपना एक अलग वर्क है, एक फंक्शन है, ठीक है ना। लीवर का अपना अलग एक फंक्शन है, पैंक्रियाज का अलग फंक्शन है, स्टमक का अलग फंक्शन है। तो ये सब ऑर्गन्स हैं हमारे, क्या है? ऑर्गन्स हैं। उसी प्रकार से सेल के कुछ ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें हमने पहला पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और कल की वीडियो में हम इसको कंप्लीट भी कर चुके हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कल की वीडियो में कंप्लीट भी कर चुके हैं। अभी अच्छा, एक चीज के लिए माफी चाहेंगे कि कल की वीडियो हल्का सा ब्लर रही, ध्यान नहीं दिया था कुछ चीजों पर, तो वो हल्की सी ब्लर है, ज्यादा नहीं है, समझ में सब कुछ आ रहा है, चीजें सब क्लियर है, बस थोड़ा सा ब्लर रही। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ऑर्गेनेल्स कितने हैं सेल के अंदर? कितने तरह के हमें ऑर्गेनेल्स पढ़ने हैं? ज्यादा नहीं पढ़ने क्लास 9th में, कुछ ही ऑर्गेनेल्स हमें डिस्कस करने हैं। जैसे एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है हमारा गोल्जी एपरेटस, तीसरा है लाइजोसोम्स, लाइजोसोम्स ये एस है, लाइजोसोम्स। फोर्थ है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फिफ्थ है हमारा प्लास्टिड्स, और लास्ट वन है हमारा, सॉरी लास्ट वन नहीं, वैक्यूल, और भी है वैक्यूल, और हमारा सेवेंथ जो है वो हमारा राइबोसोम भी हमारा इसी में आता है, राइबोसोम्स। फिलहाल में आप इसे पढ़ चुके हो, राइबोसोम को आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, क्लियर है, सब चीजें साफ सुथरी एकदम दिख रही होंगी आपको, उम्मीद करते हैं। तो ईआर जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इस ऑर्गेनेल को, गोल्जी एपरेटस, इसको हम आज पढ़ेंगे। आज तो हम सारे ही ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे, तो ये बाकी के ऑर्गेनेल जो हमें पढ़ने हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऑर्गेनेल होते हैं, कुछ क्लास 9th की एनसीईआरटी मैटर नहीं करती, उसको शामिल नहीं करती है, मतलब उसमें रखती नहीं है। और दूसरा, आपके कुछ ऑर्गेनेल ऐसे हैं जो सही तरीके से इंक्लूडेड नहीं किए, मतलब उनके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया गया, पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं किया गया, उनके बारे में डिटेल नहीं बताया है, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मेन हमारे ऑर्गेनेल ये हैं
जिसमें है ईआर, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल और राइबोसोम्स। ठीक है, एक एक करके हम हर ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए इसको इरेज करते हैं, और इसको हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम स्टार्टिंग करेंगे गोल्जी अपैरेटस से। ठीक है, इसके बारे में भी आज हम कुछ बताएंगे आपको। ये कल के पार्ट में कुछ चीज मिस हो गई थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, या थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसको हम आज क्लियर करेंगे इसमें, और गोल्जी अपैरेटस पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो इसमें हम आज स्टार्टिंग करेंगे, हमारे सेकेंड नंबर डाल देते हैं यहां, सेकेंड नंबर के ऑर्गेनेल जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। कल की वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो उसको नहीं लिख रहे हैं, उसको फर्स्ट नंबर पे कंसीडर मैंने कर लिया है, तो सेकंड नंबर से स्टार्टिंग कर रहे हैं गोल्जी अपैरेटस से। क्या होता है गोल्जी अपैरेटस? गोल्जी काय भी कहते हैं हिंदी में। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आप किन किन नामों से इसे जानते हैं? एक तो गोल्जी अपैरेटस, इसी को हम लोग कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, इसी को हम लोग कहते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये टर्म्स यूज होते हैं इसके लिए, एक ही है, सारी चीजें एक ही है, कुछ अलग नहीं है, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। कौन कौन से हैं? गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये सब अलग अलग चीजें नहीं, एक ही बात है। तो नाम याद कैसे रखें सर? तो ऐसे याद कर लो, गोल्जी तो याद ही है, ए बी सी, ये तो याद ही होगा ना, ए बी सी डी आती है, तो ए बी सी लाइन याद रखो। गोल्जी ए का मतलब अपैरेटस, गोल्जी बी का मतलब गोल्जी बॉडी, गोल्जी सी का मतलब गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इनके ये सब नाम हो सकते हैं। ठीक है, बता दिए, इतना कोई जरूरी नहीं है। तो गोल्जी अपैरेटस या बॉडी या कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है सेल के अंदर, कैसा होता है भाई देखने में? तो देखिए, ये दिखने में हमारे सेल के अंदर ऐसा दिखता है कुछ। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इस तरीके से ये है गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर। ये होती है गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोलो, ये है वो। तो अच्छा, इसका काम क्या है? पहली चीज तो काम से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वर्क से पहले, फंक्शन से पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना इस तरीके से। इसके दो फेज होते हैं। क्या होते हैं? पहला पॉइंट यहीं लिखते हुए चलेंगे, इसके दो फेज होते हैं। इट हैज टू फेसेस, दो फेस होते हैं। इट हैज टू फेसेस, दो फेस होते हैं, फेज नहीं, फेस होते हैं। इट हैज टू फेसेस, टू फेसेस, चेहरे, दो चेहरे होते हैं। एक को हम लोग सिस कहते हैं, तो एक को ट्रांस कहते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, एक को सिस कहते हैं, एक को ट्रांस। ये क्या मतलब है? तो आप देखो, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की तरफ जो चेहरा है ये वाला, तो ये वाला चेहरा सिस कहलाता है। कौन सा फेस? सिस फेस कहलाता है, सिस फेस। ठीक है, और जो फेस मेम्ब्रेन की तरफ है, ये मेम्ब्रेन की तरफ, जो फेस मेम्ब्रेन की तरफ है, उसको हम लोग ट्रांस फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांस फेस। इतनी बात याद रहेगी। इट हैज टू फेसेस, गोल्जी अपैरेटस हैज टू फेसेस, and the faces are cis and trans. Cis is the face towards nucleus and trans is the face towards cell membrane या plasma membrane. इतनी बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा चीज, इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कुछ कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी बात मिसअंडरस्टैंडिंग वाली जो मैंने बोली, वो क्या रहेगी? समझिए हमारी बात, उसको पहले ही कर लेते हैं। तो हमने आपको बताया था, ये जाल जैसे फैले होते हैं इस तरीके से, काफी सारे जाल जैसे फैले होते हैं, बड़ा सा नेटवर्क होता है ना इनका बहुत बड़ा सा नेटवर्क होता है ऐसे करके। इसको ही हम लोग कहते हैं क्या? इसको ही हम लोग कहते हैं क्या? ये बहुत बहुत बड़ा नेटवर्क होता है ऐसे करके, बहुत बड़ा नेटवर्क बना होता है ऐसे करके, ऐसे बहुत बड़ा नेटवर्क होता है इनका। ठीक है ना, इस तरीके से। तो किसी किसी पे ये चिपके होते हैं राइबोसोम्स, तो हम लोग कहते हैं उनको RER। ये सब कल पढ़ाया है, आगे पढ़ाने की जरूरत है नहीं, RER। और जिन पे नहीं चिपके होते हैं वो SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें मैंने एक टर्म आपको बताया था, याद करिएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये देखो, हम इसको थोड़ा बाहर निकाल के दिखाते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे इनकी फोल्डिंग होती है, ऐसे करके होती है ना। तो ये जो इस तरीके से है, इस तरीके से होता क्या है, अगर आप एक सर्कल लो, सोचिएगा जो हम बोल रहे हैं, एक सर्कल लो और सर्कल को आप यूं खींच दो तो वो अंडाकार हो जाएगा। इसको आप यूं खींच दो ऊपर नीचे तो ये कैसा हो जाएगा? तो दिखने में कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा पतला पतला सा, लंबा लंबा सा, ऐसा।
ये देखो वैसे ही दिख रहे हैं कुछ, तो ये ऑबलोंग होते हैं। कैसे होते हैं? ऑबलोंग। ऑबलोंग क्या होता है? ऑबलोंग बोले तो ऐसे चपटे चपटे से और थैले जैसे फैले फैले टाइप से, थैले नुमा आकृतियां होती ना ये। तो इस आकृति को, इस हम लोग इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं क्या? सिस्टर्न। क्या कहते हैं? सिस्टर्न कहते हैं। कल हमने आपको ये बात बताई थी वीडियो में, लास्ट में आप देखिएगा, सिस्टर्न का मैंने इस टर्म यूज किया, सिस्टर्न। मैंने बोल ये दिया था कि ये जो फोल्डिंग्स होती हैं इनको हम लोग सिस्टर्न कहते हैं। नहीं, ये जो ऑब्लोंग बैग्स होते हैं, ऐसे फैले फैले जो बैग्स होते हैं, ये कहलाते हैं क्या? सिस्टर्न। और इसका प्लूरल मैंने बताया था, सिस्टर्न का प्लूरल होता है सिस्टर्नी। क्या होता है? सिस्टर्नी। NAE हो जाता है, सिस्टर्नी। इतनी बात आपको पता है, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं हम, इसका कोई काम है नहीं हमको। चलिए, तो ये बात हमने क्यों बताई, इसको समझिए। ऐसे ही देखिए आप, इसमें भी ऑब्लोंग बैग्स होते हैं, ठीक है ना? तो इसमें कैसे बैग्स होते हैं? ऑब्लोंग बैग्स होते हैं। ऑब्लोंग या एब्लोंग, कुछ भी कह सकते हो। ऑब्लोंग बैग्स टाइप स्ट्रक्चर होता है। कैसा? बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? अच्छा, इसमें वेसाइकल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? वेसाइकल्स। सर ये क्या है? वेसाइकल टर्म क्या है? ऑब्लोंग बैग समझ गए? ऑब्लोंग बैग जैसे दिखते हैं, तो कैसे दिख रहे हैं? ऑब्लोंग बैग जैसे दिखते हैं। वेसाइकल्स होते हैं। वेसाइकल्स बोले तो ये देखो, गोले गोले से देख रहे हो आप, ये साइड साइड में जो है, ये कहलाते हैं वेसाइकल। क्या कहलाते हैं? वेसाइकल्स। क्या कहलाते हैं? वेसाइकल। क्या काम होता है असल में इनका? काम क्या है? इनका काम है 3 टर्म, याद रखो, 3 टर्म, सिर्फ 3 टर्म। कौन कौन से? स्टोरेज, मॉडिफाई या मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। क्या बोला मैंने? स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। यही 3 काम है गोल्जी अपरेटस के। बस बात खत्म यहीं पर। यानी ये सर कुछ चीजों की स्टोरेज करते हैं, उसे मॉडिफाई करते होंगे, उसमें कुछ चेंजमेंट करते होंगे, और चेंजेस करके पैकेजिंग करते होंगे उसकी, और डिस्पैच भी करते हैं। क्या करते हैं? डिस्पैच करते हैं, रवाना करते हैं। DISPATCH, डिस्पैच करते हैं, चीजों को रवाना करते हैं। कैसे? जैसे एक पोस्ट ऑफिस है, उस पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लेटर्स आते हैं, लेटर्स को अपनी अपनी जगह पर पहुंचाना होता है। यही इनका काम है। मतलब इनका काम है, जैसे मान लो सेल के अंदर इस जगह पर इन्हें प्रोटीन भेजना है, ऐसे प्रोटीन नहीं जाएगा। तो ये जैसे हम लोग मीशो से ऑर्डर करते हैं फोन से, तो हमने इधर ऑर्डर मारा, उधर उनके पास ऑर्डर पहुंचा कि इस व्यक्ति ने इस जगह के लिए ऑर्डर किया, इस लोकेशन के लिए, तो इसको भाई 7-8 दिन के अंदर पैकेजिंग करके भेजनी है हमको। तो ये पैकेजिंग का काम, मॉडिफिकेशन का काम कौन करेगा? मीशो वाले जो एजेंट्स बैठे होंगे वही करेंगे ना, जहां ये काम होता होगा, और फिर डिलीवरी बॉय आएगा, दे जाएगा। उसी प्रकार से ये जो गोल्जी अपरेटस है, यही है हमारा मीशो का मेन सेंटर, जहां पे ऑर्डर पहुंच रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, तो यहां प्रोटीन भिजवाना है, लिपिड भिजवाना, जो भी भिजवाना होगा उसको भिजवाने वाला काम ये कराएगा गोल्जी अपरेटस। भिजवाएगा किससे? अपने डिलीवरी बॉय से। कौन डिलीवरी बॉय? ये वेसाइकल। ये वेसाइकल जैसे होते हैं, इन्हीं के अंदर वो स्टोर कर देता है किसको? प्रोटीन को, जिस चीज को चाहिए सेल के अंदर, जिस जगह पे, और अपने टारगेटेड जगह पे वो डिस्पैच कर देते हैं, रवाना कर देते हैं। अपने टारगेटेड जगह पर इन वेसाइकल्स के जरिए रवाना कर देते हैं। भैया वहां जाना, उन्होंने, उन भाई साहब ने मंगाया है, आपको प्रोटीन की जरूरत है उनको सेल के अंदर। इतनी बात आपके समझ में आ रही है? यानी ये स्टोरेज का काम, मॉडिफिकेशन का काम और पैकेजिंग का काम कर रहे हैं, और डिस्पैच तो करते ही करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेसाइकल। क्लियर है ये बात? इतनी बात समझ में आ रही है अच्छे से? यही हमारा गोल्जी अपरेटस, ऑब्लोंग बैग जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी अभी, जो RER ICR वाले में मैंने बताया था ना, इनमें भी देखो कैसे हैं ऑब्लोंग बैग। जैसे बैग ले लो, एक बैग, एक गोल गोल थैला ले लो, उसको ऐसे खींच दो तो कैसा दिखेगा? ये आप खींच दोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा। देखो वैसे ही तो स्ट्रक्चर है इनका, ऐसा इस तरीके से स्ट्रक्चर है। तो इन्हीं का कहते हैं ऑब्लोंग बैग्स, और इन्हीं को हम लोग सिस्टर्न कहते हैं। एक टर्म दे दिया, क्या कह दिया? सिस्टर्न। क्या कह दिया? सिस्टर्न। इसका प्लूरल सिस्टर्नी, इसका प्लूरल सिस्टर्नी। और एक दूसरे के देखो पैरेलल लगे हैं, देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं पैरेलल, देखो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये भी एक अच्छा पॉइंट है हमारा। तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, सिस्टर्न्स कहलाते हैं। ऑब्लोंग बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, 2 फेस होते हैं, सिस और ट्रांस, वेसाइकल्स होते हैं। इनमें काम क्या है सर? स्टोरेज का, मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का। एक और सबसे जरूरी काम इनका, जो याद रखना है आपको हमेशा, और इंपॉर्टेंट भी है, तो स्टार मार्क भी कर सकते हो भैया, स्टार मार्क भी कर सकते हो।
क्या जरूरी काम, ऐसा क्या जरूरी काम जिसे आपने स्टार मार्क कर दिया? तो ऐसा जरूरी काम यह है कि ये फॉर्मेशन ऑफ या प्रोडक्शन ऑफ कह सकते हो, एक ही बात है। प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ किसका फॉर्मेशन कराते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, किस चीज को फॉर्मेशन कराने में, किस चीज का फॉर्मेशन कराने में हेल्प कर रहे हैं, किस चीज का प्रोडक्शन कराने में हेल्प कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं लाइजोसोम्स का। किसका? लाइजोसोम्स का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये जो गोल्जी अपरेटस है, गोल्जी बॉडी है या गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, ये फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ लाइजोसोम्स में हेल्प करते हैं, लाइजोसोम को बनाने में मदद कर रहे हैं। लाइजोसोम क्या है वो आगे पढ़ोगे अभी आप, हमने यहां लिखे थे ना सारे ऑर्गेनेल, उसमें लाइजोसोम भी था, वो हम इसके जस्ट बाद ही पढ़ेंगे अभी, ठीक है, इसको इरेज करने के बाद ही पढ़ेंगे। तो आपकी इतनी बात समझ में आई? इट हैज टू फेसेस, सिस ट्रांस ऑब्लॉन्ग बैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल्स इसमें शामिल होते हैं, ठीक है ना। स्टोरेज में, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग में काम में आते हैं। किस चीज का स्टोरेज, किस चीज का मॉडिफिकेशन, किस चीज का पैकेजिंग, किस चीज की पैकेजिंग करते हैं? प्रोटीन्स की, ठीक है ना, लिपिड्स की और अन्य चीजों की जो सेल के अंदर जिस चीज की जरूरत है, बस उस चीज की डिस्पैच करते हैं चीजों को अपने टारगेटेड जगह पर, जिस जगह पे वो चीज भेजनी है वहां भेज देते हैं। भाई ऐसे तो कहीं भी लुढ़क के चली जाएगी। वेसिकल्स, उनका डिलीवरी बॉय वो वेसिकल बन के जाएगा और जहां जाना होगा उस जगह पे भेज दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? तो एक चैनल है, ये एक चैनल है कुछ चीजों का ट्रांसफर करने का, जो भेज रहा है जगह से दूसरी जगह पर। पोस्ट ऑफिस वाला एग्जांपल बढ़िया लगा होगा, समझ में आई होगी बात, ठीक। चलिए इसको इरेज करते हैं और अगले ऑर्गेनेल पे आते हैं। तो भाई इरेज कर दिया इसको हमने, और अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेल पे, थर्ड वन ऑर्गेनेल पे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है लाइजोसोम्स। क्या नाम है दोस्तों? लाइजोसोम्स। क्या है लाइजोसोम? लाइजोसोम क्या होता है समझिए भाई, बहुत सरल है, 2 मिनट में खत्म कर देते हैं इसको, काहे ज्यादा समय लगाना। सेल के अंदर बैग्स जैसे होते हैं, ऐसे बैग्स जैसे होते हैं। देखो हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि आपको लाइजोसोम अलग से हम दिखाएं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बहुत सारी चीजों का है। अभी मैंने वेसिकल बनाया था तब भी ऐसे ही था, अब आपको हम बना के दिखा रहे लाइजोसोम, तब भी ऐसे ही बना रहे हैं हम, ठीक। अभी हम आपको बना के दिखाते वैक्यूल, तब भी ऐसे कुछ बनाएंगे, थोड़ा बहुत खिंचा देंगे ऊपर नीचे। तो स्ट्रक्चर आप एक बार नेट पर सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे लाइजोसोम का साथ। मेन चीज है हमको समझना है उसका वर्क, कुछ आपको आइडिया दे देते हैं कि ऐसा दिख रहा है बस। तो ये लाइजोसोम्स कैसे होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक बोले तो अरे बोरा देखा है, थैली देखी है, बस थैली जैसा स्ट्रक्चर, थैले जैसे होते हैं लाइजोसोम्स, ठीक है ना। ये थैले जैसे होते हैं, कैसे होते हैं? थैले जैसे होते हैं। सेक्स बोलते हैं इनको हम लोग, क्या बोलते हैं? सेक्स, SACS, सेक्स, सेक्स SACS, ठीक है ना। सेक्स ये वाला है, वो वाला नहीं है, तो सेक्स। तो ये सेक्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम लोग लाइजोसोम कहते हैं। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर होता है कुछ नहीं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम भरा है, डाइजेस्टिव मटेरियल इनके अंदर भरा है। क्या कर रहे हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम, वो डाइजेस्टिव मटेरियल जो भरा है अंदर, वो चीजों को पचाने में मदद कर रहे हैं। भाई अपने पास अगर पेट ना होता, इंटेस्टाइन नहीं होती, तो पचाता कौन भोजन को? कोई नहीं। सेल के अंदर भी तो कुछ ना कुछ पचाने के लिए कुछ चाहिए, जब वो कुछ खाएगी, कुछ अंदर लेगी चीजों को, तो उसको पचाना भी तो है। तो पचाने का काम कौन कर रहा है? ये लाइजोसोम। इतनी बात समझ में आ रही है? इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे जरूरी बात आती है लाइजोसोम में, वो यही है, सबसे जरूरी बात जो आती है कि इन्हें हम लोग सुसाइड बैग कहते हैं। सुसाइड बैग्स, सुसाइडल कह सकते हो, सुसाइड बैग्स कह सकते हो। क्यों कहते हैं सुसाइड बैग्स? आत्महत्या की थैली, हिंदी में बोले तो आत्महत्या की थैली इन्हें कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है इनको। क्यों कहा जाता है? सुनो क्यों कहा जाता है। जैसे अभी आप कहीं जा रहे हो, आपके कोई चोट वोट लग जाए, कहीं आप गिर जाओ, ठीक है ना, तो आपके कहीं कट पट लग जाए। अच्छा जहां कट लगेगा, आप तो जानते हो हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। पूरी बॉडी सेल से मिलकर बनी है, तो जहां कट फट लगेगा वहां सेल होगी, हर जगह सेल होगी, है कि नहीं। तो हम कहीं पर हमारे कट लग गया बॉडी में, ठीक है ना, हम कहीं जा रहे थे, हमारे कहीं कट लग गया बॉडी में, तो बॉडी में जहां कट लगा, इसका मतलब वहां पे सेल भी डिस्ट्रॉय हुई होंगी, सेल भी नष्ट हुई होंगी कहीं ना कहीं, या सेल में कोई ना कोई दिक्कत आई होगी। फॉर एग्जाम्पल समझो हमारी बात अब अच्छे से, थोड़ा डीप जा रहे हैं, समझना हमारी बात।
जैसे मान लो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसका काम तो आप जानते हो, मेम्ब्रेन को बनाना, लिपिड्स और प्रोटीन बनाना, इसी का काम है ना पूरा। तो ये ईआर का काम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मान लो हमारी सेल में ये डैमेज हो गया, भाई हमारी सेल है और हमारे कहीं चोट लग गई और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डैमेज हो गया, बाकी सब तो ठीक है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, दुनियादारी और भी ऑर्गेनेल जो है ना, लाइसोसोम वाइसोसोम, वो सब ठीक है, लेकिन ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेचारा डैमेज हो गया। तो इसने प्रोटीन का सिंथेसिस करना और साथ ही साथ लिपिड्स का सिंथेसिस करना, जो ये मेन चीज करता है, वो इसने करना बंद कर दिया। तो आपने ईआर के जितने आपने फंक्शन पढ़े थे वो सारे ये काम करना बंद कर देगा, यही तो है ईआर। इसने सारे फंक्शन जो है बंद कर दिए, अपने सारे कार्य करना इसने बंद कर दिए। अब क्या हुआ, ऐसे में बाकी जो ऑर्गेनेल होंगे वो कहेंगे भैया हमको लिपिड नहीं मिल रहा, लिपिड की जरूरत थी हमें। मेम्ब्रेन बोलेगी अरे हम अपने आप को बना के नहीं रख पा रहे हैं, हमारी धीरे धीरे मेम्ब्रेन टूट रही है, क्योंकि वो लिपिड से और प्रोटीन से बनी है। ईआर काम नहीं कर रहा है, ईआर मर गया है, वो तो बैठ गया शांति से। तो लाइसोसोम क्या कहेगा, अरे यार ये तो सबको समस्या हो रही है एक करके, वो कह रहे हैं कि वो मर गए, वो कह रहे हैं कि वो हमें लिपिड नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा, बड़ा कमी आ रही है इसके अंदर। तो ये क्या करेगा, एक टाइम पे गुस्सा गुस्सा के थक जाएगा। ये बहुत समझाएगा लोगों को, भैया लिपिड्स नहीं है, आप थोड़ा काम चला लो, थोड़ा काम चला लो, थोड़े दिन की बात। लेकिन थोड़े दिन क्या, वो तो मर गया, ईआर तो खत्म हो गया अंदर ही अंदर। अब तो लाइसोसोम को ज्यादा गुस्सा आएगा तो वो जाएगा फट, खुद फट जाएगा। इसीलिए इसको आत्महत्या थैली कहते हैं। कुछ भी सेलुलर डिस्टरबेंस हुआ, ये तो हमारी देहाती भाषा मैंने समझाया, अब समझो साइंस की भाषा में, कुछ भी सेलुलर डिस्टरबेंस अगर हो जाता है सेल के अंदर, किसी कारणवश हम कटपिट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, या किसी कारणवश हमारे सेल का कोई भी ऑर्गेनेल नष्ट हो जाता है, तो ऐसे में लाइसोसोम अपने आप को खुद को बस्ट कर लेता है, फाड़ देता है, और अंदर के जितने डाइजेस्टिव एंजाइम वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाता है और पूरे साइटोप्लाज्म को ही डाइजेस्ट कर लेता है। और साइटोप्लाज्म डाइजेस्ट होने का मतलब है पूरी सेल डाइजेस्ट हो जाना। तो खुद की सेल को डाइजेस्ट कर लिया, इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। समझ में आ रही बात, थैली जैसी होती है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है? तो बस इसमें यही पॉइंट था, इसको इरेज करते हैं और अगले वाले ऑर्गेनेल को पढ़ते हैं। इसे देखिए, बहुत देर से कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, पहले भी नाम लिया इसका बहुत बार, माइटोकॉन्ड्रिया। तो दिखता कैसा है, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। हमारा अगला ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा दिखता है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, इसका सिंगुलर होता है माइटोकॉन्ड्रियन। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन। ये ग्रामर हो गई। अब आ जाओ साइंस पे, ठीक है ना, अब आ जाइए साइंस पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखता कैसा है, कुछ इस तरीके का दिखता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इस तरीके का दिखता है। समझ में आ रही इतनी बात? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसका मेन काम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एनर्जी बनाना। क्या रिलीज करना, क्या बनाना? एनर्जी। तो एनर्जी को बनाता है, एनर्जी फॉर्मेशन में यही हेल्प करता है, एनर्जी को बनाने में। और एनर्जी बनाता है पता कौन से फॉर्म में? ये जिंदगी भर याद रखना, एटीपी के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में बनाता है एनर्जी? एटीपी के फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी को हम लोग अपने बॉडी की एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। जैसे बैंक में करेंसी होती है, इसे हम लोग एनर्जी करेंसी कहते हैं, एनर्जी करेंसी। भाई हम लोग रुपए कहां रखते हैं? बैंक में। तो हमारा जो स्टोरेज हो गया रुपए का, वो क्या हो गया? बैंक। और एनर्जी का जो स्टोरेज हो गया वो गया एटीपी। समझ में आ रही बात? इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो कहां यूज हो रही है? एटीपी के अंदर। एटीपी के फॉर्म में होती है हमारी एनर्जी, ठीक है ना। और उसको बनाने में, उसको रिलीज करने में कौन हेल्प करता है? यही हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। कौन हेल्प करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे करता है? क्लास 10th में चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसमें आप पढ़ोगे पूरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है ना। वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो एनर्जी फॉर्मेशन में यह हेल्प करता है। इतनी बात आपके समझ में आई? इसका स्ट्रक्चर आपको बताएं, ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। डबल मेम्ब्रेन होती है इसके बाहर, इसकी बाहर डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। जैसे आपको याद है न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियर एनवलप से बाउंड था डबल मेम्ब्रेन से, बताया था ना। वैसे ही ये भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है।
और ये जो है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है अंदर वाली मेम्ब्रेन, और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, समझना हमारी बात, इनर जो मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है। कैसी है? डीपली फोल्डेड, डीपली फोल्डेड है, ऐसी सिकुड़ी हुई है, देखो डीपली फोल्डेड है, फोल्डेड है। डीपली फोल्डेड होती क्यों है? जिससे कि ये ज्यादा एटीपी की प्रोडक्शन कर सके, ज्यादा से ज्यादा एटीपी बन सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर हो सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी फॉर्मेशन हो सके, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सके। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीपली फोल्डेड आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये इनर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये समझ में आ रही बात? क्यों होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाए। ये सरफेस एरिया, ये क्या होता है, ये डीपली फोल्डेड क्यों है और ये सरफेस एरिया बढ़ जाए, इसका मतलब क्या? समझो हमारी बात। एक अलमारी है, अलमारी के अंदर आप कपड़े ऐसे ही घुसेड़ दो उल्टे सीधे तरीके से, पता चलेगा 10-12 जोड़ी ये कपड़े आ गए, खत्म काम, अलमारी भर गई। बाकायदा तय करके रखोगे तो 10-12 क्या 20 जोड़ी भी आ जाएंगे। बात सही है? तो डीपली फोल्डेड का मतलब ये अंदर ही अंदर फोल्डेड है, जिससे इनका सरफेस एरिया बढ़ रहा है, यानी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को, ज्यादा से ज्यादा एटीपी को ये फॉर्मेशन कर पा रहे हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा एटीपी को स्टोर कर पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो स्टोरेज को बढ़ा देता है ये डीपली फोल्डिंग, जो फोल्डिंग्स है इनके अंदर, डीपली फोल्डिंग्स हैं, ये डीपली फोल्डिंग्स इनके अंदर का स्टोरेज सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। समझ में आ रही बात? आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? आउटर मेम्ब्रेन इनकी पोरस होती है। पोरस बोले तो, पोरस बोले तो पोर्स होते हैं। क्या होते हैं इनके ऊपर? पोर्स, छेद, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इन छेदों के अंदर कोई भी मटेरियल जाना हो, बाहर आना हो, तो वो इन छेदों के जरिए होता है, इन पोरस। तो आउटर मेम्ब्रेन पोरस है और इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है। इतनी क्लियर बात है। एक बात इसमें अच्छी और ये है कि ये जो फोल्डिंग्स हैं, आप अंदर फोल्डिंग देख रहे हो, ये फोल्डिंग्स, ये जो घुमावट है जो, तो ये अंदर जो फोल्डिंग्स है, ऐसे तह हैं जो, तो इन फोल्डिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं पता? इन फोल्डिंग्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। समझ में आ रही बात? इनको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। इसका प्लूरल क्रिस्टा होता है। प्लूरल होता है क्या? क्रिस्टा। क्लियर है इतनी बात? ये सिंगुलर, ये प्लूरल। तो इसकी फोल्डिंग कहलाती है क्रिस्टी। इनकी जो अंदर डीपली फोल्डिंग है क्रिस्टी कहलाती है, प्लूरल में हम लोग क्रिस्टा कहते हैं। ठीक है, सर्च कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा थोड़ा, अगर कहीं गलत हो, गलत नहीं होगा, सही होगा। क्रिस्टी, क्रिस्टा। इतनी बात क्लियर है? तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ में आया। एनर्जी का एनर्जी करेंसी जो है, जिसे हम लोग एटीपी कहते हैं, उसको बनाती है, उसका काम है, यानी मेन एनर्जी बनाने का काम आ जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है सेल के अंदर। ये चीज सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनमें एक और अच्छा पॉइंट है। क्या अच्छा पॉइंट है? कि माइटोकॉन्ड्रिया में एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है, दिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में एक बहुत बढ़िया पॉइंट आता है, इनके पास हैव देयर ऑन, OWN वाला है, ऑन। ऑन यानी खुद का, अपना, स्वयं का। ऑन डीएनए, खुद का डीएनए इनके पास अपना होता है, खुद का डीएनए है, और खुद के ही राइबोसोम्स भी इनके पास होते हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हमने अभी आपको बताया, इनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। जरूरी पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछ लेता है सेल ऑर्गेनेल के अंदर, सेल के अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम किसके पास है, कौन से ऑर्गेनेल के पास है, तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास है। हालांकि अभी और आप आगे चीजें पढ़ोगे जिसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम है, और भी एक है हमारे पास, एक और भी अभी ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद के डीएनए और राइबोसोम है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इसके बारे में समझे। इतनी बात क्लियर है? चलिए इसको इरेज करते हैं और अगले ऑर्गेनेल पे आते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग अगले हमारे ऑर्गेनेल को पढ़ेंगे। कितने हो गए थे? 1 2 3 4, आई थिंक 4 हो गए थे ना। तो 5th वन है हमारा, ये 5वां है, जिसका नाम क्या है? ये नंबरिंग आप देख लीजिएगा, नंबरिंग हो सकता है ऊपर नीचे हो गई हो, ठीक है। वैसे 5th वन ही होना चाहिए। सबसे पहला था ER, सेकंड था हमारा एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, फिर गोल्जी एपरेटस था, और फिर थर्ड वन हमारा था लाइजोसोम, और फोर्थ वन हमारा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 5th है, ये बिल्कुल ये 5th है, ठीक है। तो ये जो 5th वाला है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है प्लास्टिड्स। क्या नाम है? प्लास्टिड्स। क्या होते हैं ये प्लास्टिड्स? क्या होते हैं? दिखने में कैसे होते हैं? अच्छा, दिखने में कैसे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर आप खुद सर्च कर लीजिएगा कुछ चीज, या फिर हम कहीं पर आप इमेज लगा देंगे। एक काम करते हैं, जितने भी ऑर्गेनेल मैं पढ़ा रहा हूं, हर एक ऑर्गेनेल की मैं इमेज सेट कर दूंगा। हर ऑर्गेनेल की मैं इमेज एक कहीं ना कहीं 2-3 सेकंड के लिए दिखा दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कौन सा ऑर्गेनेल है, ठीक है। प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स मेनली, आप पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है इसमें
कि ओनली इन प्लांट सेल्स, ऐसे लिख लो, प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं प्लास्टिड्स। इनके नाम भी तो हैं भाई, प्ला, PLA प्ला और PLA प्ला प्लांट, तो प्लांट प्लास्टिड्स याद रहेगा। एक और चीज से याद करो, सेल वॉल, याद स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेल वॉल भी सिर्फ प्लांट्स में होती है, ठीक है ना। हालांकि हमने और चीजें बताई थी, फंजाई और इसे बताया था ना, तो वो अलग बात है। प्लास्टिड्स प्लांट्स में होते हैं, इतनी बात क्लियर है क्या। तो प्लांट्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, और ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? अच्छा, पहला है क्रोमोप्लास्ट। कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। तो मैंने आपसे बोला देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, उनके नाम क्या क्या हैं? उनके नाम है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या? अच्छा, क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड्स जो कलर देने का काम कर रहे हो। अच्छा, किसको कलर देना है? किसी फ्रूट को, किसी भी फ्लावर को, किसी भी प्लांट को, जो भी प्लांट में चीजें हैं, जैसे गाजर का कलर ऑरेंज होता है, ठीक है ना, टमाटर का कलर लाल होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो कलर्स दे रहा है, ये कलर देने वाला कौन है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो शब्द आप अगर एडिटिंग करते हो तो क्रोमो शब्द आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा एडिटिंग कोर्स में, या एडिटिंग अगर आपने की हो तो आपको पता होगा। तो क्रोमोप्लास्ट ये क्रोमो कलर से रिलेटेड शब्द होता है। क्रोमो शब्द कलर से रिलेटेड वर्ड है। तो क्रोमोप्लास्ट कलर देने वाले प्लास्टिड्स, इतनी बात याद रखो, कलर देने वाले प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट ये भी क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है। तो हम ऐसा कह सकते हैं मुख्यतः प्लास्टिड 2 ही तरह के होते हैं, एक क्रोमो और एक ल्यूको। लेकिन हमने क्लास 9 का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट का थोड़ा अलग ही कुछ डिफरेंट ही स्ट्रक्चर है। तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट का ही टाइप है, इतना याद रखिएगा। क्रोमोप्लास्ट का ही एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन 3 हमने अलग अलग बांट दिए हैं। तो इसको समझो, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक ऐसा प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस कराने में मदद करता हो। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो पढ़ रखा है होगा आपने, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा। ग्रीन प्लांट्स अपने अंदर भोजन बनाते विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है ना, पढ़ा है। तो क्लोरोप्लास्ट वो है जो फोटोसिंथेसिस करा के ग्लूकोज बनाने में मदद करता है प्लांट की, वो है क्लोरोप्लास्ट। और ये अपने अंदर एक पिगमेंट भी अपने अंदर रखता है, उस पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। इसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, इसका नाम होता है क्लोरोफिल। ये एक पिगमेंट होता है, इतनी बात आपके क्लियर है? एक पिगमेंट होता है इसके अंदर, इसका नाम है क्या? क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोप्लास्ट क्या कराता है? मेन चीज, ये हेल्प कराता है, मदद नहीं करता, हेल्प छोड़ो, सीधा बोलो फोटोसिंथेसिस। क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस, या फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, जो भी आप बोल लो। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहा है क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है इसमें क्लोरोफिल। ये ग्रीन कलर जो आपको प्लांट्स में दिखता है ना, ये सब क्लोरोफिल की वजह से होता है। ग्रीन कलर की लीव्स हैं, ग्रीन कलर की स्टेम है, जो भी ग्रीन कलर जितना आपको पार्ट दिख रहा है वो सब किसकी वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। कुल मिलाकर दे तो अच्छा कलर ही रहा है ना, तो आएगा तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर ना। क्रोमोप्लास्ट का काम हमने क्या बताया था? देखो, एक ही वर्ड में मैंने लिखा है कलर देने वाले प्लास्टिड। हालांकि जो हरा कलर दे रहे हो तो वो है क्लोरोप्लास्ट, बाकी कलर जितने भी लाल, नारंगी, पीले, दुनियादारी जो भी कलर हैं वो सब क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सर ल्यूकोप्लास्ट क्या कर रहा है? जब इन्होंने कलर दे दिया तो प्लास्टिड में ये क्या कर रहे हैं? इनका काम ही अलग है, नाम भी अलग है, काम भी अलग है। वो तो सेम लग भी रहे सुनने में, सी से स्टार्ट है दोनों, ये तो एल से स्टार्ट है, बातें इनकी अलग है। तो इनकी बात अलग क्या, देखिए आप, इनकी बात अलग ये है। ल्यूकोप्लास्ट जो है, क्या है? ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज में मदद करते हैं। काहे में मदद करते हैं भाई? स्टोरेज में। हाँ, ये स्टोरेज में मदद, ये वो प्लास्टिड्स हैं जो किसी ना किसी चीज की स्टोरेज करा रहे हैं। सर किस चीज की स्टोरेज करा रहे हैं? तो ये सेल के अंदर, और खासकर प्लांट सेल, याद रखिएगा, प्लांट सेल में सिर्फ प्लास्टिड्स पाए जाते हैं ना, तो ये प्लांट सेल के अंदर ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग चीजों की स्टोरेज कराते हैं। जैसे स्टार्च की स्टोरेज कराते हैं, फैट की, ऑयल की स्टोरेज कराते हैं, प्रोटीन की स्टोरेज कराते हैं। एक बात और आपको बता दें, ल्यूकोप्लास्ट भी 3 तरीके के होते हैं। देखो, घबराना नहीं, पहली बात तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, घबराना नहीं है। क्यों? देखो इधर बात समझो हमारी।
ल्यूकोप्लास्ट को हम कहां लिख देते हैं, चलो यहां लिख देते हैं। ल्यूकोप्लास्ट 3 तरीके के हो सकते हैं। अच्छी बात है, हम जानकारी के लिए बता ही दे रहे हैं आपको। पहला, दूसरा और तीसरा दिख रहा है वीडियो में, ठीक है। तो पहला जो हमारा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट का, ल्यूको है, यू है, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। तो ल्यूकोप्लास्ट का जो पहला टाइप है वो है हमारा एमाइलोप्लास्ट। क्या है? एमाइलोप्लास्ट। दूसरा जो हमारा है वो है इलायोप्लास्ट, इसको हम लोग ओलियोप्लास्ट भी कहते हैं। और तीसरा जो है वो हमारा है प्रोटीनोप्लास्ट। क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। इसको हम लोग एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। अच्छा, नाम से ही क्लियर हो जाएगा, आगे हमें बात ही नहीं करनी है। ल्यूकोप्लास्ट, मैंने क्या बोला? ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करा रहे हैं किसी ना किसी चीज की। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज करा रहे हैं किसी ना किसी चीज की। तो ल्यूकोप्लास्ट में 3 तरह के ल्यूकोप्लास्ट आ सकते हैं। एक अमाइलोप्लास्ट, जिसका काम होगा, एमाइलो शब्द, एमाइलो आपने शब्द पढ़ा होगा। एमाइलो शब्द जहां पर भी आ जाए समझ जाओ स्टार्च से रिलेटेड है। किससे? स्टार्च से। तो ये स्टार्च को स्टोरेज करता है, स्टार्च की स्टोरेज करता है। ल्यूकोप्लास्ट में जो एमाइलोप्लास्ट आ रहा है, ये एमाइलोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट का वो टाइप है जो स्टार्च के स्टोरेज में हेल्प करता है। इलायोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट, ये फैट को, जो फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उनका स्टोरेज करता है। कौन? ये वाला प्लास्ट, यानी ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है ना। सॉरी, इलायोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट का वो टाइप है जो फैट्स की स्टोरेज करता है। तो यहां लिख दें कहीं, चलो यहां लिख देते हैं, ये फैट्स को स्टोर कर रहा है। किसको? फैट्स को, ठीक है, फैट्स को, दिख रहा है। और फिर है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट। क्या है? प्रोटीनोप्लास्ट। इसका दूसरा नाम एल्यूरोप्लास्ट भी है। ये प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से पता चल रहा होगा, प्रोटीन्स की स्टोरेज करता है। बिल्कुल सही सोचा आपने, प्रोटीन्स की स्टोरेज करता है। समझ में आई बात? तो ल्यूकोप्लास्ट कुल मिला के स्टोरेज का काम कर रहा है। और किस चीज का स्टोरेज कर रहा है? ये कर रहा है प्रोटीन्स की स्टोरेज, ये कर रहा है स्टार्च की स्टोरेज, और ये कर रहा है फैट्स की स्टोरेज। एमियोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमिलेज सबसे बना है जो स्टार्च की स्टोरेज करता है। इलायोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट वो ऑयल की स्टोरेज करता है, या फैट्स की बोल लो, फैट्स की स्टोरेज करता है। और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा प्रोटीनोप्लास्ट, जिसको हम लोग एल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। ये हेल्प करता है हमारा प्रोटीन्स को स्टोरेज करने में। इतनी बात समझ में आ रही है आपको वैक्यूम प्लास्टिड्स की? अच्छा, प्लास्टिड्स में एक अच्छी चीज, अच्छी बात ये भी है, जस्ट अभी इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोला था आखिरी पॉइंट, याद करो, बताओ। इनके पास खुद के, हाँ बिल्कुल सही बात, डीएनए और एक और बात बोली थी, आवाज नहीं आई, राइबोसोम होते हैं। बिल्कुल सही, इनके पास खुद के क्या होते हैं? डीएनए और राइबोसोम। किनके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। फिर हमने एक और बात बोली थी, याद करो, अभी एक और ऑर्गेनेल है जिसके पास खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। वो कौन सा है? प्लास्टिड्स। बिल्कुल सही पहचाना आपने, प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स हैं जिनके पास खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। इतनी बात क्लियर है? खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स प्लास्टिड्स के पास होते हैं। समझ में आई इतनी बात? तो ये आप पूरा पार्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। अच्छा भाई, तो इसको तो इरेज कर दिया। अब अगले वाले हम अपने ऑर्गेनेल पे आते हैं। अगला जो हमारा ऑर्गेनेल है वो आई थिंक कौन सा नंबर था? 6 नंबर हो गया था, 5 नंबर पे प्लास्टिड था शायद, हाँ प्लास्टिड था। 6 नंबर पे आए हम लोग, और हमारा 6 नंबर पे क्या आएगा? वैक्यूल। क्या आएगा भाई? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? देखो, काम भी कुछ ऐसा ही है इनका जो हम लोग पढ़ चुके हैं अभी इससे पहले। सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है तो वो कम से कम इतना बड़ा हो सकता है या इससे अधिक बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अंतर है। आपको हमने बताया था ऑर्गेनिज्म के आधार पर हम लोग सेल को बांटते हैं 2 तरीके से, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। ऑर्गेनिज्म 2 ही टाइप के हैं वैसे, एक प्लांट एक एनिमल, बाय जूलॉजी बॉटनी, प्लांट एनिमल। तो आपने पढ़ा था ना प्लांट सेल और एनिमल सेल, बस। तो प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़े होते हैं, लगभग 50 से 90% हिस्सा प्लांट का कवर करते हैं। कवर्स 50 to 90% पार्ट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का 50 से 90% हिस्सा ये घेर लेते हैं। एनिमल सेल में ये छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, स्मॉल, छोटे होते हैं। इसमें ये क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और इनमें ये कैसे होते हैं सर? टेम्परेरी होते हैं। कैसे होते हैं? टेम्परेरी, हमेशा नहीं रहेंगे, टेम्परेरी। अच्छा, ये हमेशा क्यों नहीं रहेंगे और इसमें हमेशा क्यों रहेंगे, ये समझो। वैक्यूल्स का काम होता है किसी ना किसी चीज की स्टोरेज कराना, बस बात खत्म।
किसी ना किसी चीज की स्टोरेज कराना। ये ऐसे दिखते हैं कुछ, मैंने दिखाया ना अभी, ये प्लांट में बड़े होते हैं, एनिमल में छोटे होते हैं। फिलहाल में यहाँ में छोटा बनाना चाहिए, एनिमल की सेल है, ठीक है ना, तो यहाँ हमको थोड़ा सा छोटा बनाना चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से होते हैं दिखने में, साइड में बनाते हैं, ब्लैक कलर से समझ में आएगी बात। ये इस तरीके से दिखते हैं, ये वैक्यूल हैं। क्या है ये? वैक्यूल्स हैं। स्टोरेज कराते हैं प्लांट में, छोटे प्लांट में बड़े होते हैं, इतने बड़े कि 50 से 90% हिस्सा कभी कभी घेर लेते हैं, यानी एक प्लांट सेल ही पूरी कवर हो जाती है वैक्यूल से, इतने बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि प्लांट को क्या है, दिन भर एक जगह रहना है। हम लोगों को क्या है, इधर उधर जाके खाना पीना खा लेंगे, पानी पी लेंगे। उन्हें क्या है, डर लगता है, भैया आदमी ने हमें लगा तो दिया है गमले में, अब आज पानी दिया कल देना भूल गया तो हम तो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वो निपट ना जाए, खत्म ना हो जाए, इसके लिए वो अपने पानी को भैया फ्यूचर के लिए स्टोर करके रख लेते हैं कि 8-10 दिन तक पानी ना भी मिले तब भी हम जिंदा बने रहें। तो अपनी सेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी पहले सोख लेते हैं। जिस दिन उन्हें पानी मिला, जिस दिन बारिश हुई, जिस दिन उन्हें पानी दिया गया, उस दिन पूरा पानी अपने अंदर उन्होंने ले लिया सेल के अंदर, और वैक्यूल्स के अंदर भर लेते हैं, और वैक्यूल्स बड़े बड़े हो जाते हैं। समझ गए बात? अब वैक्यूल्स बड़े क्यों होते प्लांट में? एनिमल में इतना नहीं, एनिमल क्या, प्यास लगी उधर गए, फ्रिज से पानी बोतल निकाली, पानी पी गए, खत्म काम, है कि नहीं? ज्यादा तेज प्यास लगी, नल पे जाके पी लिया, और जहां चले गंगा जी में कूद गए। बात समझ रहे हो हमारी? तो प्लांट सेल में ये बहुत बड़े होते हैं, एनिमल सेल में ये छोटे होते हैं। इसमें परमानेंट होते हैं, इसमें टेम्परेरी होते हैं, यानी कुछ समय तक होते हैं, फिर इसके बाद में अपने आप खत्म हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अच्छा, प्लांट में इसका मेन रोल है, इसका मेन रोल तो प्लांट में है। प्लांट में ये स्टोर क्या करते हैं? तो मेन चीज, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लांट सेल में, देखो भाई, एनिमल सेल में एग्जांपल हम देते हैं अमीबा का, एग्जांपल देते हैं किसका? एक अमीबा। अमीबा सुना है ना? अमीबा अच्छे सुना होगा। तो अमीबा अपने अंदर फूड मटेरियल को लेता है, तो वो फूड मटेरियल जो अंदर जा रहा है वो वैक्यूल जैसा बन जाता है अपने अंदर जाके। एक अमीबा जो होता है, अमीबा जो होता है, मान लीजिए कोई एक मटेरियल पड़ा है, कोई भी एक मॉलिक्यूल पड़ा है फूड का, तो फूड का कोई पार्टिकल है, तो अमीबा क्या करता है? अमीबा आप जानते हो उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है आस पर, वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो वो ऐसे करके मुड़ मुड़ा के मूवमेंट करके पहुंच जाएगा किसके पास? उस वाले मटेरियल के पास, मानी उस वाले पार्टिकल के पास, और ऐसे जाके अपने ऐसे से पैर निकाल लेता है, ऐसे छोटे छोटे पैर निकाल लेता है। और इन हम लोग पैरों को हम लोगों ने एक नाम दिया है, इसका एक साइंटिफिक नेम है सीडोपोडिया। क्या नाम है? सीडोपोडिया, सीडोपॉड्स कह सकते हो, सीडोपॉड्स या सीडोपोडिया। और ये जाके एक समय पे ऐसे दोनों मिल जाते हैं और घेर लेते हैं एक दूसरे को, ऐसे करके पूरा घेर लेते हैं, और एक वैक्यूल तैयार हो जाता है। देखो वैक्यूल तैयार हो गया ना। अभी जो वैक्यूल तैयार हुआ है, ये तो भाई फूड के अंदर मॉलिक्यूल को लिए हुए हैं, तो प्लांट के एनिमल के अंदर तो ये काम हो गया इसका। समझ में आ रही बात? यानी फूड के कुछ चीजों को, कुछ पार्टिकल्स को रखना, कुछ मॉलिक्यूल्स को रखना, समझ में आ रही है बात? एनिमल सेल में तो ये काम है। प्लांट सेल में सर किसकी स्टोरेज कर रहे हैं? तो प्लांट सेल में इनकी स्टोरेज, इनमें क्या क्या स्टोर होता है? तो ऐसे याद रखो, एक टर्म हम बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। सोप सुना है? साबुन, SOAP, सोप सुना है? साबुन। ऐसे याद रखो, S फॉर सुगर्स, OA एक साथ है, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स, और P फॉर प्रोटीन्स। तो ऐसे याद रखो, प्लांट के अंदर ये सुगर स्टोर करते हैं, वैक्यूल सुगर स्टोर करते हैं, ठीक है ना भाई? गर्मी, सुगर स्टोर करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड स्टोर करते हैं, और P फॉर प्रोटीन स्टोर करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपके? वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, पूरी वीडियो बन जाए और रिकॉर्ड भी ना हो, है कि नहीं? तो सब कुछ समझ में आ रहा है हमारे? ठीक है, ठीक है, तो समझ में आ रही है ना आपके बात अच्छे से? तो प्लांट सेल, एनिमल सेल का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, वैक्यूल्स के बारे में समझ में आ गया, पूरा हिस्सा समझ में आ गया। अगले ऑर्गेनल पे आए, चलिए। तो भाई 7वें नंबर पर जो हम पढ़ रहे हैं, लास्ट ऑर्गेनल है जिसका नाम है क्या? राइबोसोम। क्या नाम है? राइबोसोम। अच्छे से पढ़ा होगा राइबोसोम, इससे पहले हम जान भी चुके हैं इसके बारे में, राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम का सिर्फ एक ही काम है, और आपको अच्छे से पता भी है, बताइए फटाफट से, तेजी से आवाज करिए अपने मुंह से। प्रोटीन्स को बनाना, बात खत्म। प्रोटीन्स को बनाने की बात आए तो यही है राइबोसोम का मेन काम, ठीक है? अच्छा, राइबोसोम्स कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे हैं जिनके पास खुद के राइबोसोम है, किसी के पास खुद के नहीं है। अच्छा, ये खुद के का क्या मतलब है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मैंने एक अच्छी बात अभी आपको बताई थी कि अच्छा ये बताओ, चलो हम यही लिख लेते हैं, ये बताइए वो ऑर्गेनेल्स जिनके पास खुद के डीएनए और प्लस राइबोसोम है, उन ऑर्गेनेल के नाम बताओ, उन सारे ऑर्गेनेल के नाम बताओ, वो सारे ऑर्गेनेल बताओ जो अपने सेल के अंदर हैं और जिनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम है। तो इसमें दो आएंगे, एक आपका आ जाएगा कौन, दिख रहा है? एक आपका आ जाएगा कौन था? प्लास्टिड्स, और एक आपका आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स,
ये हो गए भाई दो ऑर्गेनेल जिनके पास खुद के डीएनए और खुद के ही राइबोसोम होते हैं। समझ में आ रही बात? अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हमने आपको पढ़ाया था क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम क्या, क्रोमोसोम डीएनए से तो मिलकर बने। क्रोमोसोम्स डीएनए और हिस्टोन्स नाम के प्रोटीन से मिलकर बने हैं ना, ये हमने आपको पढ़ाया था, ये हमने आपको बताया था। तो अच्छा, यहां न्यूक्लियस क्यों नहीं ऐड किया हमने? न्यूक्लियस का काम है अपने अंदर डीएनए को रखना, ना कि उसके पास खुद का डीएनए होता है। यह बात ध्यान रखिएगा, जिसके पास खुद का डीएनए हो, खुद का अपना खुद का डीएनए है उसके पास, ठीक ना, उसने खुद ने कहीं ना कहीं उसे हेल्प की है बनाने में, या उसने अपने पास वो स्पेशली उसके पास खुद का है, किसी के लिए नहीं है, किसी के यूज के लिए नहीं है, उसके खुद के यूज के लिए है वो। समझ पा रहे हो हमारी बात? और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के यूज के लिए बिल्कुल नहीं है, न्यूक्लियस सिर्फ उसको अपने अंदर रखे हुए है बस। समझ रहे हो? समझ रहे हो बात को? बस इसी तरीके से जैसे हम आपको कोई चीज अपनी रखने के लिए दे दें तो वो आपकी नहीं हो गई, वो चीज आपकी नहीं होगी, आपको रखने के लिए कुछ समय के लिए दी है। अब मेरे पास कोई चीज है, उसको हम यूज कर रहे हैं, वो अपने ही यूज के लिए है, मेरे लिए उसके लिए, तो वो भाई चीज मेरी हो गई। उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के पास आप ये नहीं कहेंगे कि खुद के उसके पास वो है डीएनए। याद रखिएगा, हाँ न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है, ये कह सकते हैं आप, ये गलत बात नहीं है, ठीक। लेकिन ऑन डीएनए की बात आ जाए तो इनमें से आप आंसर देंगे। इतनी बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी इसके बाद हम कुछ और आपको जरूरी पॉइंट बताते हैं। अच्छा, एक और बात, राइबोसोम्स के बारे में हमने आपको जो बात बताई, इसमें एक बहुत जरूरी बात भी है। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन को बनाते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन आपको हमने एक और चीज बताई थी कि प्रोटीन को बनाने वाले राइबोसोम है, और राइबोसोम को भी बनाने वाला कोई है, कौन है? न्यूक्लियोलस। कौन है? न्यूक्लियोलस। तो इतनी बात भी याद रखनी है ये कि भाई राइबोसोम बना रहे हैं प्रोटीन को, लेकिन राइबोसोम को बनाने वाला भी है कोई, कौन? न्यूक्लियोलस। एक और बात, प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, क्या बोला मैंने? प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल्स के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनेल होता है जो प्रेजेंट रहता है, और वो है कौन सा? राइबोसोम। ये भी एक अच्छा पॉइंट बनता है। एक और अच्छी बात कि राइबोसोम के पास अपना मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये विदाउट मेम्ब्रेन एक ऑर्गेनेल है, यानी इसके पास मेम्ब्रेन नहीं है। इतनी बात क्लियर है? अब इसको करते हैं रेस और अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट में आगे। अच्छा, आपको हमने एक टर्म बताया था, जो टर्म था डबल मेम्ब्रेन का। डबल मेम्ब्रेन यानी जिसमें दो दो मेम्ब्रेन हो, वो डबल मेम्ब्रेन। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन में एक अच्छी बात, एक बढ़िया सी बात हमने आपको ये बताई थी, कि डबल मेम्ब्रेन वाला एक न्यूक्लियस होता है जिसके पास अपनी खुद की डबल मेम्ब्रेन होती है, उसके पास डबल मेम्ब्रेन है, यानी वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड है न्यूक्लियस में। ये बात मैंने बताई थी आपको। ये बात जरूरी है माइटोकॉन्ड्रिया के लिए भी, याद करो, बताया था माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। एक और बात, प्लास्टिड्स भी ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तो डबल मेम्ब्रेन जहां पर भी आ जाए तो इन तीन में डबल मेम्ब्रेन होती है, बाकी सब सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, और विदाउट मेम्ब्रेन राइबोसोम होता है। मेम्ब्रेन का खेल बता रहा है, मैंने बोला बाकी ऑर्गेनेल्स सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होने वाले तीन ऑर्गेनेल हैं, एन, एम, पी। एन न्यूक्लियस, एम माइटोकॉन्ड्रिया, पी प्लास्टिड्स। विदाउट मेम्ब्रेन, जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है, राइबोसोम। ठीक, राइबोसोम के बारे में बाकी पॉइंट्स मैंने बता ही दिए, डिस्कस कर ही लिया है, और अब इसको बढ़ाते हैं आगे। अभी देखिए, बहुत ही अच्छे पॉइंट पे और आखिरी पॉइंट पे हम लोग आ चुके हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिवीजन ऑफ सेल। चैप्टर खत्म होने पर आ गया है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं? डिवीजन ऑफ सेल्स। डिवीजन ऑफ सेल्स। कोई भी पॉइंट रह रहा होगा, कोई भी पॉइंट अगर रह गया होगा तो हम क्या करेंगे, उसको अगले किसी लेक्चर में कोई एक ऐसा लेक्चर निकालेंगे जिसमें हम शॉर्ट नोट्स बता रहे हो, मतलब शॉर्ट में पूरी चीज कंप्लीट कर रहे हो, या वन शॉट कोई वीडियो निकाल रहे हो, उसमें हम उसी को कवर कर लेंगे। कोई पॉइंट रह भी रहा है बाई चांस तो फिलहाल हमने सारे पॉइंट कवर किए। एक दो पॉइंट जैसे पैरोक्सिसोम्स, सेंट्रियोल्स, क्या चीजें होती हैं, ये दो चार चीजें रह रही हैं, बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, जरूरी भी नहीं है उतना। डिवीजन ऑफ सेल्स की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ सेल है क्या? डिवीजन ऑफ सेल क्या है? अच्छा, डिवीजन ऑफ सेल क्या है? डिवीजन ऑफ सेल क्या है? यानी एक सेल से, मैंने बोला एक सेल से दो सेल बन जाए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 64, ऐसे करके ये बढ़ती ही जाए, तो यही तो है डिवीजन ऑफ सेल, सेल का बटना, बढ़ना। तो डिवीजन ऑफ सेल में क्या होता है? दो तरीके के डिवीजन आते हैं, एक होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। क्या बताया मैंने? एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। दो तरीके की सेल डिवीजन होती है। ये वाली जो सेल डिवीजन है और ये वाली जो सेल डिवीजन है,
दोनों में सबसे पहला फर्क आप जान लीजिए, ये वो वाली सेल डिवीजन है, पहला पॉइंट इसका भी पहला पॉइंट, ये वो वाली सेल डिवीजन है जिसमें दो नई, टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, टू न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी इसमें दो नई डॉटर सेल बनती हैं और इसमें चार नई डॉटर सेल बनती हैं, 4 न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, 4 न्यू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, इसमें चार बनती हैं। कैसे? देखो, एक सेल है, उस सेल ने डिवाइड किया और दो नई सेल बनाई, तो ये माइटोसिस। इस सेल ने डिवाइड किया, दो नई सेल बनाई, उसको भी और डिवाइड किया और चार सेल बनाई, ये वाली सेल डिवीजन है। तो एक और बात अच्छी याद रखिएगा यहीं पर, एक और अच्छी बात यहां पर ये याद रखिएगा कि ये देखो एक ही स्टेप में बन गई दो, और ये देखो ये इसके लिए दो स्टेप लगी। भाई इसमें चार सेल बनती है ना, तो इसमें दो स्टेप लगी, दो राउंड हमने चले, और यहां एक ही राउंड में आ गया, एक ही स्टेप में दो बन गई। बात समझ में आई? एक अच्छा पॉइंट जो हम यहां लिखने जा रहे हैं, यहां भी हम फिल करेंगे, इनको हमने खाली छोड़ा है, क्यों? समझो हमारी बात। इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या कैसी रहती है? सेम रहती है। और इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। क्या बोला मैंने? इसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं और इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है। कैसे? देखो इधर 46 क्रोमोसोम होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी की सेल के अंदर, एक सेल के अंदर, हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये 46 जब बटेगी ना माइटोसिस में, तो ये 46 इसमें पहुंच जाएंगे, 46 में भी आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, 46 क्रोमोसोम थे, बटे 46 आ गए, अब ये और डिवाइड हो गए, तो ये 23 हो जाएंगे, ये आधे आधे हो गए। कितने हो गए? आधे आधे। तो ये दो स्टेप में होकर के आधे हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं मियोसिस, मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली डिवीजन, और ये सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली डिवीजन। समसूत्री और अर्धसूत्री शायद विभाजन बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में क्लियर कर लीजिएगा एक बार, हिंदी बढ़िया नहीं है हमारी। तो माइटोसिस और मियोसिस में ये फर्क आपके समझ में आए? बिल्कुल आए होंगे। अच्छा, ये किन में होती है? ये किसमें? ये सोमेटिक सेल में होती है। जितने भी हमारी सोमेटिक सेल्स हैं, जितनी भी हमारी सोमेटिक सेल हैं बॉडी की, उन सब में, और ये सब सेक्स सेल में होती है। कौन से सेल में? सेक्स सेल में। आपको याद तो हो गई सोमेटिक सेल, सेक्स सेल, हमने आपको बताया भी था जब हमने क्लासिफिकेशन कराया था सेल का, इससे जस्ट पहले वाले पार्ट में, तो उसमें हमने आपको बताया था, याद करिए आप, क्या बताया था कि सेल क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के आधार पर हमने बांटा था दो में, सोमेटिक सेल और सेक्स सेल या जर्म सेल जिसे हम लोग कहते थे। तो सोमेटिक सेल में ये वाला होता है, यानी हमारे हाथ पैर, उंगली आंख मुंह जो बन रहे हैं, वो सब माइटोसिस वाले सेल डिवीजन से बन रहे हैं। और जो अपने अंदर गैमिट्स बन रहे हैं, लाइक स्पर्म और ओवम, ठीक है ना, फीमेल के अंदर ओवम और मेल के अंदर स्पर्म जो बन रहा है, वो सब गैमिट्स हैं, शुक्राणु और अंडाणु, वो सब गैमिट्स हैं। वो किस प्रोसेस से बनते हैं? वो बनते हैं इस वाले डिवीजन से, मियोसिस वाले डिवीजन से। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इतनी बात क्लियर है? तो माइटोसिस और मियोसिस में ये चीजें हैं, जरूरी चीजें जो है। अच्छा, एक और पॉइंट, इसमें इक्वेशनल डिवीजन होता है, इसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। कैसा डिवीजन बोलते हैं? इक्वेशनल। देखो इक्वल हो रहा ना, देखो ये इतनी थी 46, ये भी 46 बन गई, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल। दिख रहा है? ओहो, काफी नीचे चलेगा ना, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके आगे लिख देते हैं, सेक्स सेल के आगे लिख देते हैं यहां कहीं। इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। समझ में आई बात? रिडक्शनल डिवीजन क्यों बोला? क्योंकि ये कम हो गई, देखो ये 23 हो गई, और ये कितनी रही? 46 थी, 46 बढ़ गई, इसलिए इक्वेशनल डिवीजन क्या कहलाएंगे? इक्वेशनल डिवीजन। और वो रिडक्शनल डिवीजन, वो आधी हो गई ना इस वजह से। अभी इसको इरेज करके थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। एक और अच्छा पॉइंट यहीं पर लिख देते हैं, ये डिप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड को ऐसे दिखाते हैं 2n से। और ये हैप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं? हैप्लॉइड। ये सेल्स हैप्लॉइड होती हैं, सिंगल एन से दिखाते हैं, 2n सिंगल एन। मतलब सर, डिप्लॉइड का मतलब ही है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे। डिप्लॉइड का मतलब ही है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहे, वो सेल डिप्लॉइड कहलाती है। ज्यादा आप उसमें डिटेल में जाओ मत, सिंपल सी बात है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी सेल में आ जाएं तो बस वो डिप्लॉइड सेल है। और क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएं, आधे क्रोमोसोम 46 होते हैं टोटल, 23 रह जाएं, तो इसका मतलब वो है हैप्लॉइड सेल।
क्लियर है बात? तो ये देखो, इसमें 4 हैप्लॉइड सेल बनी और इसमें देखो 2 डिप्लॉइड सेल बनी 2 डिप्लॉइड सेल, 4 हैप्लॉइड सेल। वही हमने कह दिया कि इसमें 2 डॉटर सेल्स बनती हैं, इसमें 4 डॉटर सेल बनती हैं। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए भाई इसको इरेज कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से सेल के कंप्लीट चैप्टर को हमने समझ लिया है पूरा। डिवीजन ऑफ सेल पे हमारा चैप्टर खत्म था, लेकिन 1-2 पॉइंट जो मैंने अभी नहीं बताया और मैंने आपसे बोला है जो रह रहे हैं, वो मतलब पॉइंट कोई रह नहीं रहा। वैसे एनिमल सेल प्लांट सेल के बीच मैंने डिफरेंस आपको नहीं बताया था क्या? बताया था। 1-2 पॉइंट, जैसे मैंने अभी आपको सेंट्रियोल का नाम लिया, सेंट्रियोल, तो ये 1-2 ऑर्गेनल है छोटे छोटे से। सेंट्रियोल है क्या, चलो ऐसे बता देता हूं। सेंट्रियोल सिंपल सी बात है, सेंट्रियोल सेल डिवीजन में मदद करते हैं, मुख्यतः एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रियोल क्या है? एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं और सिलेंडर जैसे होते हैं। देखो आपने देखा भी हो शायद, इस तरीके से सेल के अंदर आप देखना इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा एक, यही होते हैं सेंट्रियोल। क्या होते हैं सेंट्रियोल? सेल डिवीजन के टाइम पर ये दिखते हैं, सेल डिवीजन के टाइम पे काम आते हैं। क्यों, कैसे काम आते हैं? जो क्रोमोसोम होता है ना, क्रोमोसोम दिखने में कैसा होता है? ऐसा होता है ना दिखने में, ऐसा। तो क्रोमोसोम जो होता है, ये क्रोमोसोम को सही दिशा में खींचने में मदद करते हैं। और ये सेंट्रियोल, 2 सेंट्रियोल एक सेंट्रोसोम के अंदर होते हैं। असल में सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम की 2 यूनिट होती हैं जिन्हें लोग सेंट्रियोल कहते हैं, और हर सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक मदर सेंट्रियोल, एक डॉटर सेंट्रियोल। समझ में आ रही बात? और यही जो है सही दिशा में खींचने में मदद करते हैं, सही स्थान पर ले जाते हैं क्रोमोसोम को। तो यानी ये सेल डिवीजन में कुल मिला के मदद करते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? कहां? सेल डिवीजन में। तो आज हमारा चैप्टर पूरी तरीके से सेल चैप्टर समाप्त हो चुका है। इसके बाद भी हम वीडियोस को लाते रहेंगे, आपसे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और क्वेश्चंस को हम अपने कम्युनिटी पोस्ट पर डाल देंगे, तो आप उन क्वेश्चंस का जवाब दीजिएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड, यानी इस सेल चैप्टर से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और आगे के वीडियोस में हम आपको 1 शॉट देंगे और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हम कराएंगे आपको, जिससे कि आपको थ्योरेटिकल चीजें भी क्लियर होती रहें। एक्सप्लेनेशन तो क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी। मैंने कोई नोट्स नहीं बनवाया, कोई कुछ भी नहीं, बस आपको सामने से पढ़ाया है, सिर्फ पढ़ाया है। तो इस बेस पर आप चलिएगा कि एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।